हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासरूम चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 सोशल जस्टिस। ठीक है, देखिए इससे पहले का जो कंटेंट है वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो उन वीडियोस को देख लीजिएगा। और देखिए आज स्टार्ट कर रहे हैं हम जॉन रॉल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस। इससे पहले का जो कंटेंट था जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन वाली थ्योरी, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। देखिए काफ़ी सारे लोगों ने जो जस्टिस से रिलेटेड यानी सोशल जस्टिस से रिलेटेड काफ़ी सारी थ्योरी दी थी अपने अपने हिसाब से। जो इसके प्रिंसिपल्स थे वो भी मैंने आपको बता दिए थे। आज जो है हम समझने वाले हैं जॉन रॉल्स के हिसाब से क्या थ्योरी थी जस्टिस की। ठीक है, अगर हम सोशल जस्टिस की बात करें या न्याय की बात करें और एक सामाजिक न्याय की बात करें तो किस तरह की थ्योरी कहाँ पे अप्लाई होती है और कौन सी जो थ्योरी वो एकदम परफेक्ट होती है। ठीक है, तो जॉन रॉल्स की थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि आपकी जो ये बुक है वो पॉलिटिकल थ्योरी है और यहाँ पे काफ़ी सारी थ्योरीज ही आप पढ़ते हैं हर एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। तो देखिए अगर इन्होंने बिल्कुल जॉन रॉल्स ने किस तरह से समझाया है तो आप बहुत अच्छे से समझिएगा ये कि इफ़ पीपल आर आस्क्ड टू चूज द काइंड ऑफ सोसाइटी इन विच दे वुड like to live, they are likely to choose one in which the rules and organization of society allot them a privileged position। ठीक है, अगर आप किसी भी इंसान से, ठीक है, किसी भी समाज के किसी भी लोगों से अगर पूछेंगे कि आप फ्यूचर में किस तरह की सोसाइटी में रहना पसंद करोगे तो आपको जवाब क्या मिलेगा, वो उस सोसाइटी में रहना पसंद करेंगे जहाँ के रूल्स और जो भी रेगुलेशंस या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सोसाइटी की, जो ये इस तरह के कानून बनाती हैं, वो उन्हें एक प्रिविलेज पोजीशंस दें। ठीक है, प्रिविलेज पोजीशंस मतलब कि कुछ विशेष अधिकार उन्हें दें, कुछ स्पेशल फैसिलिटीज उन्हें दें। तो उस तरह की सोसाइटी में जहाँ पे उनको एक स्पेशल राइट्स मिल जाए, स्पेशल तरह की विशेष अधिकार मिल जाए, उन्हें फैसिलिटीज़ मिल जाएँ जिनसे वो औरों से थोड़े से अलग हो जाएँ और वो सारी अच्छी चीज़ें वहाँ पे एंजॉय करें। तो ऐसे समाज में वो रहना पसंद करते हैं और ये जॉन रॉल की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है। ठीक है, अब इसको और समझते हैं। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीवन टू पुट असाइड देयर पर्सनल इंटरेस्ट एंड थिंक ऑफ। ठीक है, तो हम हर किसी से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को एक साइड कर दे और सोचे समाज की अच्छाई के बारे में। ठीक है, एक गुड सोसाइटी के बारे में सोचे। स्पेशली अगर देखा जाए, अगर हम विश्वास किया जाए कि दियर डिसीजन इज गोइंग टू, उनके जो भी वो डिसीजन लेंगे, जो भी वो फैसले लेंगे, उनका किसी भी पर्टिकुलर किसी पर्सन की लाइफ में उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और साथ ही क्या उसकी जो बच्चे हैं उनको किस तरह के फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ठीक है, इससे रिलेटेड उनके क्या डिसीजन का क्या प्रभाव पड़ता है जब उनके खुद के बच्चे, नेक्स्ट जनरेशन जब आएगी फ्यूचर में, और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज उनको मिलती हैं। तो उस तरह से वो अपने अपने हिसाब से अलग अलग विवरण देंगे आपको कि वो किस तरह की सोसाइटी को चाहते हैं। ठीक है, इंडीड वी ऑफन एक्सपेक्ट पेरेंट्स टू थिंक ऑफ एंड सपोर्ट व्हाट इज बेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रन। ठीक है, अब इसके अलावा हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं, अगर हम पेरेंट्स से पूछेंगे तो पेरेंट्स तो बिल्कुल अपनी थिंकिंग के अनुसार उसी चीज़ को सपोर्ट करेंगे जो चीज़ें उनके बच्चों के लिए फ्यूचर में बेस्ट होंगी। बट सच पर्सपेक्टिव्स कैन नॉट फॉर्म द बेसिस ऑफ अ थ्योरी ऑफ जस्टिस फॉर अ सोसाइटी। बट पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, उनके पर्सपेक्टिव, उनकी सोच के आधार पर हम इस थ्योरी जो जस्टिस की पूरी सोसाइटी के लिए तो हम फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ अपने बच्चों के हिसाब से आपको अच्छी चीज़ें बताएंगे। पूरे ओवरऑल कंट्री के बच्चों के हिसाब से वो सोसाइटी जस्टिस, एक जो सामाजिक न्याय के तौर पे एक सोसाइटी का जो निर्माण होना चाहिए उसके बारे में आपको नहीं एक्सप्लेन करेंगे। सो हाउ डू वी रीच अ डिसीजन दैट वुड बी बोथ फेयर एंड जस्ट। तो हम किस तरीके से एक फैसले पे पहुंचे, अंतिम फैसले पे पहुंचे, जहाँ पे हम एक ऐसे फैसले पे पहुंचे जहाँ पे वो कैसा फैसला हो, फेयर भी हो और जस्ट भी हो। ठीक है, कि न्यायपूर्ण भी हो और आप कह सकते हो कि एक पूरे तरीके से वो फेयर हो, किसी तरह का उसमें रॉन्ग प्रैक्टिसेस ना हो, किसी तरह के कोई करप्शन ना हो। ठीक है, तो जॉन रॉल्स हैज ट्राई टू आंसर, तो जॉन रॉल्स ने कोशिश करी है इस आंसर को देने की। और किस तरह से क्वेश्चन करी, मतलब किस तरह से कोशिश की है, उसने आर्ग्यू किया है कि एक ही रास्ता है। ठीक है, एक ही रास्ता इस डिसीजन पे पहुंचने का, इस फैसले पे पहुंचने का कि एक फेयर और जस्ट रूल किस तरीके से हो। ठीक है, अगर सामाजिक न्याय चाहिए आपको, एक फेयर और जस्ट रूल चाहिए, तो सिर्फ उसका एक तरीका है। और क्या तरीका है कि मान लीजिए हम कल्पना करते हैं कि आर सेज टू बी इन सिचुएशन, हम अपने आप को एक सिचुएशन में रखते हैं। ठीक है, मान लीजिए, कल्पना कर लीजिए क्योंकि बोला गया है, तो कल्पना कर लीजिए कि हम एक ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसी परिस्थिति में हैं जहाँ पे जो भी हमें डिसीजंस लेने हैं आगे की सोसाइटी के लिए कि हमारी आगे की सोसाइटी किस तरह से एक बहुत अच्छी सोसाइटी या ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, तो इसका फैसला हम तभी ले पाएंगे जब हम अपने आप को उस सोसाइटी में खड़ा देखेंगे। ठीक है, जब आप अपने आप को कल्पना में एक बार सोच लीजिए कि आप
किस तरह की सोसाइटी चाहते हैं, जहाँ पे आप खड़े हो या फिर जहाँ पे आप रहने वाले हो आगे चल के, आपकी क्या पोजीशन है, आप किस पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हो। तब आप जब ये समझ लोगे तब आपको इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि आपको किस तरह का फेयर और जस्ट रूल चाहिए। ठीक है, आप देखिए, दैट इज वी डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ फैमिली वी वुड बी बॉर्न इन। और कल्पना ये भी करिए, देखिए पूरे पैराग्राफ में कल्पना ही बताई गई है। ठीक है, आपको पहले कल्पना करनी है कि किस तरह की सोसाइटी आपको चाहिए, जहाँ पे आपकी क्या पोजीशन होगी। सेकंड चीज आपको ये कल्पना करनी है जहाँ पे आपको ये नहीं पता कि आप किस फैमिली में बॉर्न होंगे, किस कास्ट में बॉर्न होंगे, या आप अपर कास्ट में बॉर्न होंगे या फिर लोअर कास्ट फैमिली में बॉर्न होंगे, क्या आप रिच फैमिली में बॉर्न होंगे या गरीब परिवार में होंगे, क्या आपको विशेष अधिकार, प्रिविलेज मीन्स मैंने अभी भी आपको बताया था विशेष अधिकार, क्या आपको कुछ विशेष अधिकार मिलेंगे या फिर आपके अधिकारों को छीन लिया जाएगा, यानी आपको वो अधिकार नहीं मिलेंगे जो औरों को फायदे मिलते हैं, शायद आपको वो डिसएडवांटेज हो, आपको वो फायदे ना मिले। तो इतना पहले आप कल्पना कर लीजिए। ठीक है, जब इतनी कल्पना हो जाएगी फिर देखिए रॉल्स ने क्या बोला। तब रॉस ने आर्ग्यू किया दैट इफ वी डू नॉट नो, अगर हम ये सारी चीजें देखा जाए और हमें ये मान ले कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है, हम किस तरह की फैमिली में बॉर्न होंगे, अमीर गरीब इस तरह से, इन दिस सेंस, तब इस तरह से, इस सेंस में हम कह सकते हैं हु वी विल बी एंड व्हाट ऑप्शंस वुड बी अवेलेबल टू अस इन द फ्यूचर सोसाइटी, we will be likely to support our decision about the rules and organizations of that future society would be fair for all the members। ठीक है, तब जब हमें इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होगी तब सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शंस बचता है कि हम किस तरह की फ्यूचर सोसाइटी के बारे में सोच सकते हैं जो हमें अवेलेबल हो। उस सोसाइटी के बारे में हमें ऐसी सोसाइटी चाहिए जहाँ पे सारे रूल्स ऑर्गेनाइजेशंस हो, ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस हो, एक पर्टिकुलर लॉ ऑर्डर हो, और ऐसा सोसाइटी चाहिए जहाँ पे जितने भी मेंबर्स वहाँ पे रहते हैं उनके लिए जो न्याय है वो फेयर होना चाहिए, किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप ये देखिए, अब रॉल्स ने यहाँ तक तो बता दिया कि आप एक अच्छी सोसाइटी चाहोगे, ताकि क्योंकि आपको नहीं पता कि आप अमीर हो गए कि गरीब हो गए। ठीक है, तो आप तब ये चाहोगे कि हर किसी को सेम तरह से ट्रीटमेंट मिले, इक्वालिटी होनी चाहिए। तो ये तो हमें कंफर्म हो गया, इस तरह से हमें इतना समझ में आ गया। अब देखिए रोल और भी बता रहे हैं इसको वो क्या कहता है। ठीक है, इस थिंकिंग को, जो पूरी इमेजिनेशन आपसे रॉल्स ने करा दी अभी बैठे बैठे यहाँ पे, तो उसने इसको क्या नाम दिया इस थिंकिंग को। तो रॉल्स ने डिस्क्राइब किया है दिस एज थिंकिंग अंडर अ वेल ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, तो ये किस तरह की थिंकिंग होती है, किस तरह की सोच है, ये एक सोच है वेल ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, वेल ऑफ इग्नोरेंस, देखिए वेल का मतलब होता है कवर यानी आवरण। ठीक है, जब आपको किसी और इग्नोरेंस मतलब किसी तरह की नॉलेज ही ना हो, अज्ञानता, जब आपको किसी तरह की नॉलेज ही नहीं होगी, पूरा आप कह सकते हो आपके अज्ञानता होगी, और अज्ञानता का ही आवरण आपको पूरा ढका हुआ है, पूरा कवर किया हुआ है। तो इस थिंकिंग में आप अपने आप को और बेटरी समझोगे, जब आप किसी भी सोसाइटी के बारे में सोचोगे कि आपको किस तरह की फ्यूचर में सोसाइटी चाहिए, तो आप बेहतर ही सोचोगे। ठीक है, तो ही एक्सप्रेस दैट इन सच अ सिचुएशन, उसने ये भी बोला कि इस तरह की सिचुएशन में आगे क्या होगा, जब एक कंप्लीट इग्नोरेंस होता है अबाउट आर पॉसिबल पोजिशन एंड स्टेटस इन सोसाइटी, ईच पर्सन वुड डिसाइड इन द वे दे जनरली डू, दैट इज इन टर्म्स ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। ठीक है, तो जब एक तरह की सिचुएशन ऐसे कंप्लीट इग्नोरेंस हो, आपको अज्ञानता में रख दे जाए, जहाँ पे आपको कोई नॉलेज नहीं है कि आगे चल के किस तरह की आपकी पोजीशन होगी, किस तरह का आपको स्टेटस मिलेगा सोसाइटी में, तब आप एक कोई भी पर्सन जो होगा वो बिल्कुल इसी तरह सोचेगा और अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा, अपने ओन इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कि उसको फायदा हो, उस तरह की वो सोसाइटी के निर्माण के फेवर में होगा। ठीक है, जब अपने हितों को देख के वो समझेगा तो बिल्कुल सोसाइटी को और मेंबर्स के हितों को भी वो समझेगा, उनके इंटरेस्ट के बारे में भी समझेगा, और उसके लिए भी वो एक कह सकते हो कि सोशल जस्टिस के लिए वो हमेशा तत्पर रहेगा। बट सिंस नो वन नोज हु ही वुड बी एंड व्हाट इज गोइंग to benefit him, it will envisage the future society from the point of view of the worst off. It will be clear to a person who can reason and think for himself that those who are born privileged will enjoy certain special opportunities। तो ये चीज़ यहाँ पे बताइए कि बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई इंसान कहीं भी, समझ लीजिए चाहे वो फ्यूचर सोसाइटी के बारे में जब भी सोचे, वो देखिए इन्विसेज मतलब परिकल्पना जो वो करता है फ्यूचर सोसाइटी किस तरीके से होगी, तो उसको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, उसका व्यू क्या होना चाहिए, सोच क्या होनी चाहिए, वर्स्ट ऑफ। ठीक है, खराब सिचुएशन से अच्छी सिचुएशन तक उसको जाना है कि उसके लिए खराब से खराब कंडीशन क्या आ सकती है परिस्थिति, और अच्छी से अच्छी परिस्थिति क्या आ सकती है। ठीक है, तो इससे वो कल्पना कर सकता है, परिकल्पना कर सकता है, इमेजिनेशन कर सकता है कि उसको फ्यूचर में किस तरह की सोसाइटी चाहिए, और इस तरह से वो बिल्कुल
चाहेगा भी कि एक बॉर्न प्रिविलेज और उसको एंजॉय करने को मिले सारे स्पेशल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। बट व्हाट इफ दे हैव द मिसफॉर्चून ऑफ बीइंग बॉर्न इन अ डिसएडवांटेज सेक्शन, ठीक है। हर कोई बिल्कुल चाहता है कि वो प्रिविलेज, विशेष अधिकार मिले उसको, एक अच्छी फैमिली में बॉर्न हो, सारे स्पेशल अपॉर्चुनिटीज मिले। बट देखिए, दुर्भाग्य ये भी तो हो सकता है ना कि हो सकता है कि आपको इस सोसाइटी में एक ऐसे सेक्शन में आपका जन्म हो जाए जहाँ पे डिसएडवांटेज, यानी आपको किसी तरह के विशेष अधिकार ना मिले, कोई भी फ्यू अपॉर्चुनिटीज भी मिले वो भी अच्छे से नहीं मिले आपको। तो इस तरह की कंडीशन में आप क्या करोगे? हैंस इट वुड मेक सेंस फॉर ईच पर्सन, तब आप हर एक पर्सन का सेंस जो है वो बिल्कुल जागृत होगा और एक्टिंग इन हिज और हर ओन इंटरेस्ट, और तब वो अपने अपने हितों के बारे में समझेगा। टू ट्राई टू थिंक ऑफ रूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट विल इंश्योर रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज टू द वीकर सेक्शन, और तब उसको लगेगा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी रूल कर रही है उनको एटलीस्ट जो रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, जो कम से कम आप समझ लो जो जरूरी बेसिक चीज़ें होती हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, जो वीकर सेक्शन है उनको प्रोवाइड करना चाहिए, उनको इंश्योर करना चाहिए। क्योंकि जब वो इंश्योर कर देंगे तो बिल्कुल, अगर हमारा जन्म इस तरह से हो जाए अगले फ्यूचर में किसी भी सोसाइटी में, तो हम भी चाहेंगे कि हमें बेसिक फैसिलिटीज़ तो एटलीस्ट मिलें। तो यही उम्मीद यहाँ भी की जाती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो रूल्स करते हैं, वो एटलीस्ट रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज़ तो बिल्कुल इंश्योर करें, पक्का वादा कर दें कि हाँ, हम वीकर सेक्शंस को इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए, इस तरह की जो रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज़ की बात की गई है, वो किस तरह की बेसिक चीज़ों के बारे में बात की है, बेसिक सर्विसेज या गुड्स के बारे में। तो द अटेम्प्ट विल बी टू सी दैट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, किस तरह के जो संसाधन है वो लोगों को, जो ज़रूरी संसाधन है वो मिल जाने चाहिए, जैसे कि एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, हेल्थ सबको एक मिलनी चाहिए, शेल्टर, अपना घर बना के वो रह सकें, एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरह की हर चीज़ें जो भी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, खाना होता है, कपड़े होते हैं, पानी होता है, तो आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन, तो सोसाइटी में हर एक पर्सन को ये चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। इवन दे आर नॉट पार्ट ऑफ द अपर क्लास, चाहे वो अपर क्लास से बिलोंग करें या ना करें, यानी सभी का एक इक्वल राइट होना चाहिए। और इसी को हम सामाजिक न्याय की तरह समझेंगे, जब सोसाइटी में हर किसी को हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हों, कौन सी? बेसिक वाली, ठीक है, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। इट इज ऑफकोर्स नॉट ईजी टू इरेज आर आइडेंटिटीज, देखिए ये ऑफकोर्स ये तो इतना आसान नहीं है कि हम जो आज हमारी पहचान है उसको इरेज कर दें, इरेज मतलब खत्म कर दें, मिटा दें। एंड टू इमेजिन वन सेल्फ अंडर अ वेल ऑफ इग्नोरेंस, और अपने आप को, हर कोई अपने आप को समझने लग जाए कि किस किस में ढाल ले? वेल ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है, कि आवरण ओढ़ ले, किसका? अज्ञानता का आवरण ओढ़ ले, और फिर कल्पना करने लग जाए कि किस कैसी सोसाइटी उसे चाहिए फ्यूचर में। देखिए, हर किसी से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते, बट देन इट इज इक्वली डिफिकल्ट फॉर most people to be self sacrificing and share their good fortune with strangers। तो इसके लिए देखिए, ये भी हम नहीं कह सकते कि हर कोई, हमारे यहाँ पे ये समझा जाता है कि अपना सेल्फ बलिदान अगर जो कोई दे दे, ठीक है, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मतलब अपने आप का बलिदान दे दे, और इससे क्या होगा कि दूसरे के लिए गुड फॉर्च्यून आ जाए, ठीक है, विथ स्ट्रेंजर्स, अपना जो जो भी उसका सौभाग्य है, ठीक है, उसको वो स्ट्रेंजर्स के साथ, अजनबियों के साथ बांट ले। तो ये भी उम्मीद नहीं कर सकते हम किसी से भी, ठीक है, ये भी बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। कौन अपना सेल्फ सेक्रीफाइस करेगा और अपने अच्छे सौभाग्य को दूसरे के साथ बांटेगा? अगर ऐसे बांट ले तो शायद इतनी अमीरी गरीबी का जो गैप है वो ना हो, ठीक है। दैट इज वाई वी हैबिचुअली एसोसिएट सेल्फ सेक्रीफाइस विथ हीरोइज्म। तो इसी वजह से अगर कोई इस तरह का सेल्फ सेक्रीफाइस करता है, अपने जो भी गुड फॉर्च्यून है उसको जो दूसरे लोग हैं, नीडी वंस, उनके साथ बांटता है, तो हम उनको बिल्कुल हीरोज की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, हीरोइज्म, ठीक है, वीरता, वीर भाव की तरह उनको हीरोज की तरह ट्रीट करते हैं, हीरो की तरह। गिवन दिस ह्यूमन फेलिंग्स एंड लिमिटेशंस, इट इज बेटर फॉर अस टू थिंक ऑफ अ फ्रेमवर्क दैट डज नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शंस। देखिए, एक और ह्यूमन फेलिंग्स हमने देखा है कि ह्यूमंस जब भी कुछ काम करते हो तो ऐसा नहीं कि सबको सक्सेस ही मिलती है, किसी बहुत लोग जो हैं जब काम करते हैं तो बिल्कुल जब काम करेंगे तो गलतियां भी होती हैं और फेलियर्स भी होते हैं, लिमिटेशंस भी होती हैं, काफ़ी सारी उन पे पाबंदियां भी लगाई जाती हैं। हर किसी का अपना अपना फील्ड है, अपनी अपनी परेशानियां हैं। इट इज़ पर इसके लिए देखिए, एक ये भी सोचना ज़रूरी है कि एक ऐसा फ्रेमवर्क हम तैयार करें जिसमें रिक्वायर हो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शंस, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शंस होने चाहिए। द मेरिट ऑफ द वेल ऑफ इग्नोरेंस पोजिशन इज दैट इट एक्सप्रेस, तो किस तरह के यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शंस की बात की गई है। देखिए कि एक मेरिट हमें ये भी फायदा है कि जो वेल ऑफ इग्नोरेंस है, ठीक है, कि अज्ञानता का जो आवरण है, पोजीशन, ये ऐसी पोजीशन है जिसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो पीपल हैं टू जस्ट बी देयर यूजुअल रेशनल
सेल्स, कि वो अपने आप को और सोसाइटी में सबके लिए जस्टिस को प्रिवेल करें, थोड़ा जस्टिस को फॉलो करवाएं। दे आर एक्सपेक्टेड टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एंड चूज व्हाट दे रिगार्ड टू बी इन देयर इंटरेस्ट, और उनसे ये भी उम्मीद की जाती है कि वो बिल्कुल अपने बारे में सोचें पहले, क्योंकि अपने बारे में सोचेंगे तो वो शायद समाज के बारे में भी सोचेंगे, ठीक है। तो अपने बारे में सोचें एंड चूज व्हाट दे रिगार्ड टू बी इन देयर इंटरेस्ट, और चूज भी करें कि क्या क्या चीजें उन्हें चाहिए समाज में, क्या क्या ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो उनके हितों को पूरा करती हैं, ठीक है। द pertinent थिंग, जो भी उन्होंने कल्पना करी है, जो भी थिंग्स के जो भी pertinent, ठीक है, जो भी उचित लगता है उन्हें, करेक्ट लगता है, pertinent मीन्स उचित, ठीक है, जो भी करेक्ट थिंग लगती है, however is that when they choose under the veil of ignorance they will find that it is in their interest to think from the position of the worst of, ठीक है। तो जो भी उचित चीजें जब वो अवेल ऑफ इग्नोरेंस के अंतर्गत समझ सोचते हैं कि हाँ हमें ऐसी सोसाइटी में हमें ये सुविधा चाहिए वो सुविधा चाहिए, तब उन्हें उनके जो हित हैं उनके बारे में वो अच्छे से समझ सकते हैं, और तब उनकी जो पोजीशन है सोसाइटी में वो वर्स्ट ऑफ से कुछ ज़्यादा ऊपर उठ के अच्छी कंडीशन में वो आ पाएंगे। वेयरिंग द इमेजिन वेल ऑफ इग्नोरेंस, तो देखिए जब वो इग्नोरेंस का अज्ञानता का जब आवरण इंसान ओढ़ लेता है, यानी कल्पना जब करता है, ये एक फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप किसका है? उस सिस्टम का जहां आप अराइव हो जाओगे, जहां आप पहुंच जाओगे, किस वाले सिस्टम में? फेयर लॉज एंड पॉलिसीज की। एक बात पे तो आप एग्री कर जाओगे कि समाज में हमें ऐसा समाज चाहिए जहां पे फेयर लॉज हो, कानून जो है वो फेयर होने चाहिए, और साथ ही जो भी नियम है, जो पॉलिसीज हैं वो भी फेयर होनी चाहिए, ठीक है। ये आप पहले अगर वेल ऑफ इग्नोरेंस का इमेजिनेशन कर लेते हो तो आप पहले कदम पे तो पहुंच जाओगे, ठीक है। इट विल बी एविडेंट that rational persons will not only see things from the perspective of the worst off, they will also try to ensure but that the policies they frame benefit the society as a whole। तो देखिए ये चीज भी कही है कि जो रेशनल पर्सन्स होते हैं, जो विवेकशील, ठीक है, रेशनल मतलब विवेकशील जो लोग होते हैं, वो हमने कई बार देखा उनका पर्सपेक्टिव ये नहीं होता कि वो वही चीजें चाहते हैं जो उनकी मतलब दूरदर्शा से उनको थोड़ा उभार के रखें, उन्हें ऊंचा बना के रखें, उनको इतनी वर्स्ट और बुरी कंडीशन ना देखनी पड़े, बल्कि वो ये भी इंश्योर करते हैं कि सोसाइटी में एक ऐसा फ्रेमवर्क हो जहाँ पे ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए जिससे सभी लोगों को सोसाइटी में फायदा हो। बोथ थिंग्स हैव टू गो हैंड इन हैंड, और देखिए ये दोनों चीजें हैंड इन हैंड ही मूव करनी चाहिए, कि आपका भी हित हो, आपका भी फायदा हो, साथ ही आपके समाज में जो दूसरे लोग रहते हैं उनका भी फायदा हो। सिंस नो वन नोज व्हाट पोजीशन दे विल ऑक्यूपाई इन द फ्यूचर सोसाइटी, क्योंकि किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में आपकी क्या पोजीशन होगी। इट विल सीक रूल्स दैट प्रोटेक्ट देम इन केस दे हैपन टू बी बॉर्न अमंग द वर्स्ट ऑफ। तो देखिए पूरा जो भी रोल का जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसका ये लास्ट कंक्लूजन ही है, तो यहीं से आपको सारे पॉइंट्स जो हैं आपने एग्जाम में लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ कही जा रही है, देखिए आप फ्यूचर में पता नहीं किसको क्या पोजीशन ऑक्यूपाई करे वो, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो रूल्स बनाए जाए, हमें ऐसे रूल्स चाहिए जो प्रोटेक्ट करें, ठीक है। चाहे आप किसी भी कहीं भी किसी भी जाति में बॉर्न हो, इससे कोई मतलब ना हो, आपको हर जगह समान प्रोटेक्शन इक्वलिटी मिलनी चाहिए, और आपकी जो भी वर्स्ट ऑफ वाली कंडीशन आपको कभी देखनी ना पड़े। बट इट वुड मेक सेंस इफ दे ऑल्सो ट्राई टू इंश्योर दैट देयर चूजिंग पॉलिसी डज नॉट ऑल्सो मेक दोज who are better or weaker, because it is also possible that they could be born into a privileged position in the future society। पर देखिए इसके साथ एक सेंस ये भी लगता है कि हम कितना इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है, चीज़ों को। कभी कभी ऐसा होता है जो चूजन पॉलिसी हमने चूज करी है वो और भी ज़्यादा कभी कभी बेहतर होती भी है वीकर सेक्शंस के लिए, कभी कभी नहीं भी होती हैं। तो ये भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि जो प्रिविलेज पोजीशन में है, जो फ्यूचर सोसाइटी में, वो किस तरह से इसको लेते हैं, किस तरह से समझते हैं। देयरफॉर इट वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल दैट सोसाइटी, तो यही है कि उनको भी हमेशा ही जो इंटरेस्ट है सोसाइटी का एज अ होल, ठीक है, इंडिविजुअल नहीं, अपना अपना नहीं देखना, देखिए सोसाइटी में जब बात आती है तो सभी के लिए आती है, किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए आती है, तो अकेला तो फिर अकेला ही होगा, उसको सोसाइटी से तो हम इसको लिंक ही नहीं कर सकते। तो इट वुड बी द इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द सोसाइटी एज अ होल, जब भी आप किसी के हितों के बारे में समझें, अपने हित जो है तो उसको एकदम कनेक्ट करिए सोसाइटी के हितों के साथ, और शुड बेनिफिट फ्रॉम द रूल्स एंड पॉलिसीज दैट आर डिसाइडेड, और इस तरह से आपको सारे जो रूल्स और पॉलिसीज जो बनती हैं, जो भी आप डिसाइड करोगे, उससे बिल्कुल सभी को फायदा पहुंचेगा। अगर आपको फायदा पहुंच रहा है तो सबको भी पहुंचेगा, एंड नॉट जस्ट एनी पर्टिकुलर सेक्शन। तो ये कहा गया है कि किसी ऐसा नहीं किसी सिर्फ पर्टिकुलर सेक्शन को ही फायदा हो, बल्कि सबको होना चाहिए। Such fairness would be the outcome of rational action, not benevolence or generosity। ठीक है, आप इसका देखिए मतलब बता देती हूँ मैं एक बार पहले से।
देखिए फेयरनेस मतलब बिल्कुल इम्पार्शियल होता है या निष्पक्षता आप कह सकते हो। आउटकम का मतलब होता है परिणाम कि इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। और रेशनल एक्शन का मतलब होता है विवेकशील क्रियाएं, ठीक है, आपने जो भी काम किए हैं विवेकपूर्ण तरीके से आपने सोच समझ के जो काम किए हैं। और बेनिवलेंस का मतलब होता है उदारता, आप कह सकते हो उसको उदारता नहीं, आप इसको भलाई कह सकते हो कि किस तरह से लोग परोपकार करते हैं, भलाई करते हैं। और जनरसिटी का मतलब होता है उदारता, ठीक है। अब इस लाइन का पूरा मतलब समझ लेते हैं कि सच फेयरनेस वुड बी द आउटकम ऑफ रेशनल एक्शन, कि इस तरह की जो निष्पक्षता होती है वो एक्चुअली में किसका परिणाम होता है, जो भी आप विवेकशील एक्टिविटीज करते हो, जो भी काम करते हो, उसका ये परिणाम होता है निष्पक्षता। ना कि ये किस तरह की उदारता की बात की जाए या किसी तरह के कहा जाए परोपकार की बात, तो वो तो ये नहीं होती, ठीक है। ये सिर्फ जो भी आप विवेकशील एक्शन के थ्रू जो भी काम करते हो उसी से ये फेयरनेस आती है, उसी से निष्पक्षता आती है, ना कि किसी परोपकार या ना ही किसी तरह की भलाई करने से या किस तरह की उदारता से तो ये चीज़ नहीं आती, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जॉन रॉल्स के कुछ लास्ट के क्या पॉइंट्स हैं वो भी समझ लेते हैं। तो रॉल्स ने बिल्कुल ये चीज़ों को आर्ग्यू किया है, काफ़ी ज़्यादा तर्क दिए हैं, और उसने अपने तर्क में ये एक चीज़ बहुत क्लियर कर दी है कि जो रेशनल थिंकिंग है, ठीक है, जो रेशनल थिंकिंग है, पहली बात वो नॉट मॉरलिटी, ठीक है। रेशनल थिंकिंग की बात करता है कि विवेकपूर्ण तरीके से जो भी चीजें आप चिंतन करते हो, जो भी चीजें समझते हो, उस हिसाब से क्या आप काम करते हो, ठीक है। तो मोरालिटी वाली तो कोई यहाँ बात हो ही नहीं रही है, जो नैतिकता होती है उसके बारे में तो कुछ बात हो ही नहीं रही यहाँ पे। तो गुड लीडर्स, ठीक है, जो भी आपकी रेशनल थिंकिंग है, जो भी आप विवेकपूर्ण तरह से जो भी चीजें सोचते हो, वो जरूर समाज में किस तरह की चीजों को लीड करती है आगे चल के, वो एक फेयर और जज करती है, ठीक है, और इम्पार्शलिटी, ठीक है, किसी तरह का पार्शलिटी भेदभाव नहीं करती। और इसी के अकॉर्डिंग ये किसके रिगार्ड करता है ये, कि किस तरह से आप सोसाइटी में हर चीज़ को जो भी चाहे बेनिफिट्स हो, चाहे फायदे हो, या चाहे बर्डन्स हो, चाहे काम ज़्यादा हो या फिर जब काम का फल, ठीक है ना, जब खेती करने का टाइम आता है तो हाँ बहुत काम ज़्यादा हो जाता है, और जब फल आता है कि हाँ उस जब फसल आपकी आ जाती है और उसको खाने के लिए काफ़ी लोग रहते हैं पर काम करने के लिए नहीं आते, तो इस चीज़ को भी उसने कहा है कि एकदम फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए हर चीज़ का। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो काम भी आप इक्वली रखो, जो भी बर्डन है सोसाइटी में और जो बेनिफिट्स हैं वो भी इक्वली बांटे जाएं, किसी तरह के भेदभाव ना किया जाए। तो इन हिज एग्जाम्पल, तो इनके एग्जाम्पल में उदाहरण से हमें ये समझ में आ गया कि देयर आर नो गोल्स और नॉर्म्स ऑफ मोरालिटी, ठीक है, कि यहाँ पे किसी भी गोल और नॉर्म्स जो है मोरालिटी के, ठीक है, जो भी आप कह सकते हो जो भी उद्देश्य हैं, ठीक है, जो भी गोल्स हैं और जो भी नॉर्म्स हुए, जो भी रूल्स और रेगुलेशन हुए मोरालिटी के, नैतिकता के, वो तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। डेट आर गिवन टू अस इन एडवांस, ठीक है, वो हमें एडवांस में हम सोच ही नहीं सकते हम कि हमें आगे चल के किस तरह की सोसाइटी मिलेगी, इसके बारे में तो हम नहीं सोच सकते। पर देखिए एक चीज़ ज़रूर है जो हमें मिली है, ठीक है, वो क्या है कि हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, हम फ्री हैं, ठीक है। लिखा है वी रिमेन फ्री टू डिटरमाइन व्हाट इज़ बेस्ट फॉर आवर सेल्फ। हाँ, कि हम एक चीज़ में ज़रूर हम स्वतंत्र हैं कि हम ये चीज़ ज़रूर डिटरमाइन यानी चूज़ कर सकते हैं, फैसला ले सकते हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ बहुत अच्छी है, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ जो है वो बेस्ट है। इट इज़ दिस बिलीव विच मेक्स रॉल्स थ्योरी एन इम्पॉर्टेंट एंड कंपेलिंग वे टू अप्रोच द क्वेश्चन ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस। और इसी तरह का जो विश्वास, जो बिलीव है, जो थिंकिंग है रॉल्स की थ्योरी की, वो एक इम्पॉर्टेंट और कंपेलिंग वे है, ठीक है, एक कह सकते हो कंपेलिंग मतलब सम्मोहक और एक स्ट्रॉन्ग वे है, जिससे कि हम जो क्वेश्चन है फेयरनेस का और जो जस्टिस का, ठीक है, जो एक निष्पक्ष सिद्धांत उन्होंने जो रॉल्स का सिद्धांत है वो एक निष्पक्ष और न्याय के प्रश्न को हल करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सबल, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग रास्ता जो है वो जरूर हमें प्रोवाइड करता है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, और जो बाकी का नेक्स्ट कंटेंट है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।